माँ कैसी हो? अरे कुछ ना पूछ बेटी। 4 दिनों से कांताबाई नहीं आ रही है। काम कर कर के कमर टेढ़ी हो गई है। घुटनों का दर्द भी उभर आया है। जितना जरूरी है उतना ही किया करो माँ। उतना ही करती हूँ बेटी। खैर छोड़, तू तो ठीक है ना? हाँ माँ। परसों विभा मौसी की पोती की मंगनी थी। शगुन में खूब अच्छा सोने का सेट आया है। मौसी ने भी बहुत अच्छा लेना देना किया है। 2 दिनों से बारिश का मौसम हो रहा है। सोच रही हूँ आज दाल बाटी बना लूँ। भैया से बात हुई। उनका आने का कोई प्रोग्राम है? हाँ, पिछले हफ्ते फोन आया था। अभी तो नहीं आ रहे। रीनू से बात होती होगी, कैसी है वह? मैं तो सोचती ही रह जाती हूँ कि उससे बात करूँगी। फिर भी तुझसे भी समाचार मिल जाते हैं। वह ठीक है माँ। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। कॉलेज के लिए तैयार होना है। माँ से हमेशा मेरी इसी तरह की बातें होती हैं। ज़्यादातर वक्त तो वही बोलती है, क्योंकि मेरे पास तो बताने के लिए कुछ होता नहीं है। पहले फ़ोन बंद करते वक्त अक्सर मेरे दिमाग में यही बात उठती है कि माँ की दुनिया कितनी छोटी है। खाना पीना लेने देने, भाई रिश्तेदार और पड़ोसी, बस इन्हीं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती रहती है। देश में कितना कुछ हो रहा है। कितने शूटिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। चुनाव में कैसी कैसी पत्रेबाजी चल रही है। घरेलू हिंसा यौन शोषण कितना बढ़ रहा है। इन सब से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। जबकि यहाँ पत्र पत्रिकाओं जनरल सब कुछ पढ़कर हर वक्त खुद को अपडेट करना पड़ता है। एक तो मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, जिसमें विद्यार्थियों को हर समय नवीनता तथ्य उपलब्ध करवाने होते हैं। दूसरे बुद्धिजीवियों में मीटिंग से कब मिस विषय पर बहस छिड़ जाए, वह उससे भी खुद को हमेशा अपडेट कर रखना पड़ता है। और जब इंसान बड़े मुद्दों में उलझ जाता है तो बाकी सब कुछ उसे तुच्छ निर्णय लगने लगता है। मैं माँ की बातों को भुलाकर फिर से अपनी दुनिया में खो जाती। रीनू से बात किए वाकई काफ़ी वक्त बीत गए हैं। वह भी तो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है। दूसरे अमेरिका और इंडिया में टाइमिंग का इतना अंतर है कि जब मैं फ्री होती हूँ, बात करने का मूड होता है, तब वह सो रही होती है या किसी जरूरी काम में फंसी होती है। पर आज रात मैं उससे जरूर बात करूंगी। उसकी छुट्टी भी है। यही सोचकर मैंने उस दिन उसे रात में स्काइप पर कॉल किया था। काफी दिनों बाद बेटी की सूरत देखते ही मैं दर्पित हो उठी थी। कितनी दुबली हो गई है तू। चेहरा भी कैसा पीला पीला नजर आ रहा है। तबीयत तो ठीक है? तेरी माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्रोजेक्टिव में बिजी हूँ। रही दुबला होने की बात, तो हर इंडियन माँ को अपनी संतान हमेशा कमज़ोर ही नज़र आती है। नानी भी तो जब भी आपसे मिलती है तो अरे बिट्टी तो कितनी कमज़ोर हो गई है कहकर लिपटा लेती है आपको। फिर नसीहतें आरंभ, दूध पिया कर, बादाम खाया कर। अच्छा छोड़ वह सब। यह वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ आ रही है। मेड काम कर रही है। मेरी नज़रें अब रीनू से हटकर उसके इर्द गिर्द दौड़ने लगी थी। यहाँ कहाँ मेड, मॉम, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रोजर मेरा रूममेट सफाई कर रहा है क्या? तू एक लड़के के साथ रह रही है? कब से मेरी चीख निकल गई थी। कम ऑन मॉम, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? यहाँ सब आम है। यही कोई 6-7 महीनों से हम साथ हैं। साथ मतलब क्या रीनू? हमारे लिए यह सब आम नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इन सब की अनुमति नहीं देते। तुम्हारे नाना नानी और दादा दादी को ये सब पता चला तो तूफान उठ खड़ा होगा।
फिलहाल तो आप बिना बात तूफान खड़ा कर रही है मॉम, या तो शुक्र है वैक्यूम क्लीनर की आवाज में रूजर कुछ सुन नहीं पा रहा है, वरना उसे कितना बुरा लगता। तुम्हें रोजर को बुरा लगने की फिक्र है और मुझ पर जो बीत रही है उसकी जरा भी परवाह नहीं। मॉम प्लीज, आप बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ ये सब आम बात है। दरअसल आपकी दुनिया बहुत छोटी है। इंसान चांद पर घर बसाने की सोच रहा है और आपकी सोच अभी तक हमारा परिवार, हमारे संस्कार इन्हीं पर टिकी हुई है। एक बार अपनी दुनिया से बाहर निकलकर जरा बाहर की दुनिया देखिए, खुद ब खुद समझ आएगी। रोजर इधर ही आ रहा है मॉम, बेहतर होगा हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर दें। सिर्फ टॉपिक ही क्या, सब कुछ समाप्त कर दो। गुस्से में मैंने संपर्क विच्छेद कर दिया था। मेरे गुस्से ने न केवल स्टूडेंट बल्कि वाले भी खौफ खाते हैं। यह माप पाती कि पारे की तरह पल में चढ़ता है तो समझ लो बुझाने का क्षमा याचना करने पर पल में उतर भी जाता है। देर तक उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे हैं। मैंने सिर झटक दिया था, मानो ऐसा करके मैं सब कुछ एक झटके में दिमाग से बाहर फेंक दूंगी और सोने का प्रयास करने लगी थी। बहुत दिनों तक मेरा ना रीनू से बात करने का मन हुआ था, न माँ से। यह सोचकर दुख भी होता कि मैं रीनू का गुस्सा माँ पर क्यों निकाल रही हूँ। फिर मैंने माँ से बात की थी, पर रीनू की बात गोल कर गई थी। माँ बाबा को आजकल वैसे भी कम सुनाई देने लगा है, इसलिए भी मैं उन्हें बताने से हिचक रही थी। पता नहीं आधी अधूरी बात सुनकर वे जाने क्या मतलब निकाल ले, जबकि मामला इतना गंभीर हो ही ना। सास ससुर देशाटन पर गए हुए थे। चलो, एक तरफ से अच्छा ही है वे लौटेंगे, तब तक तो शायद बेड़ू भी लौट आए, फिर वे अपने आप संभाल लेंगे। बेड़ू की कमी मुझे इस वक्त बेहतर खटक रही थी। काश वह इस वक्त मुझे संभालते समझाते मेरे पास होते। बेड़ू और मेरी लव मैरिज थी, साथ साथ पढ़ते प्रेम के अंकुर फूटे और जल्द ही प्यार का पौधा पल्लवित हो उठा था। दक्षिण भारतीय बेड़ू आगे जाकर आर्मी में चले गए और मैं एक कॉलेज में शिक्षिका हो गई। हम दोनों जानते थे कि हमारे कट्टरपंथी परिवार इस मेल विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब बेड़ू मुझे दुल्हन के जोड़े में अपने घर ले गए तो थोड़ी नाराजगी दिखाने के बाद वे लोग जल्दी ही मान गए थे और फिर दक्षिण भारतीय तरीके से हमारा विवाह संपन्न हुआ था। पर मेरी माँ बाबा को यह बात बेहद नागवार गुजरी थी। वे शादी में रसीक नहीं हुए थे। मैं उनसे गुस्सा थी, लेकिन बेड़ू ने हिम्मत नहीं हारी, मनाने के प्रयास जारी रखे। आखिर रीनू के जन्म के बाद माँ बाबा पिछले और उन्होंने हमें दिल से अपना लिया। उस वक्त मैं बच्चों की तरह किकल उठी थी, माँ से लिपट कर ढेरों फरमाइशें कर डाली थी। तब से बेड़ू और रीनू उनके लिए मुझसे भी बढ़कर हो गए थे। ऐसी शिकायत करके मैं अक्सर उनके बच्चों की भांत रूठ जाया करती थी और सभी इसे मेरी जलन कहकर खूब आनंद उठाते थे। बेड़ू को नाई ईस्ट में पोस्टिंग मिली तो मैं रीनू को लेकर उसके साथ रहने आ गई थी। पर छोटी सी बच्ची के साथ उस असुरक्षित इलाके में रहना, हर वक्त खतरे से खेलते रहना था। रीनू का ख्याल करके मैं हमेशा के लिए अपने सास ससुर के पास रहने आ गई थी। मैंने वापस कॉलेज में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। रीनू पढ़ने के लिए विदेश चली गई और फिर वहीं अच्छी सी नौकरी भी करने लगी। दिल तो बहुत रोया, पर बदलते ज़माने और उसकी खुशी का ख्याल कर मन को समझा लिया। पर अब
अब तो पानी सिर से ऊपर बढ़ गया है। इधर कुछ समय से बेड़ू की पोस्टिंग भी काफ़ी सीनियर पोजीशन पर हिमालय की तराई वाले इलाके में हो गई थी। वहाँ पड़ोसी देश से छिटपुट लड़ाई चल रही थी और आए दिन छोटी बड़ी मुठभेड़ की खबरें आती रहती थी। मुझे हर वक्त सिर पर तलवार लटकती प्रतीत होती थी। जाने कब कैसा अप्रिय समाचार आ जाए। बीड़ू की बहुत दिनों से कोई खबर न थी, पर यह अच्छी बात थी क्योंकि सेना में ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी के बारे में कोई खबर ना मिले, समझ लेना चाहिए सब सकुशल है। मैं भी यही सोचकर बेड़ू की सकुशल लौट आने का इंतजार कर रही थी। बेड़ू की यादों से साथ रीनू के दिए घाव ताजा हो गए थे। जीवन साथी तो मैंने भी अपनी मनमर्जी से चुना था, पर उसके साथ रही तो शादी के बाद ही थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उलट मामला है। फिर मैंने और बेड़ू ने शादी के बाद भी सबको मनाने की प्रयास जारी रखे थे। सबकी घुटकियों धमकियों झेली ताने सुनकर आखिर सबको मना कर रहे थे। और इस जनरेशन को देखा, पता है माँ गुस्सा है, नाराज है, पर मान मनौल का एक फोन तक नहीं। काश बेड़ू यहाँ होते। खैर बहुत इंतजार के बाद एक दिन रेनू का फोन आया था, पर बस सा अपरचारिक वार्तालाप। आप कैसी हैं? दादा दादी कब आएंगे? पापा ठीक होंगे? और फोन रख दिया था। ऐठ मैंने भी कुछ नहीं कहा सुना। हमारे फोन कॉल्स न केवल सीमित बल्कि बेहद औपचारिक भी हो गए थे। माँ जरूर थोड़े दिनों में फ़ोन कर मेरे हाल जानती रहती। बीड़ू और सास ससुर की अनुपस्थिति ने उन्हें मेरे प्रति ज़्यादा चिंतित बना दिया था। वे मुझे धीरज और विश्वास देने का प्रयास करती। उनका आग्रह था मैं अकेली ना रहूं और उनके पास रहने चली जाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो छुट्टियों में हमेशा ही आती हूँ। अभी सास ससुर भी नहीं हो तो वे मेरे पास आ जाए, पर उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करने में असमर्थता जताकर मेरा प्रस्ताव सिर से खारिज कर दिया। उनके अनुसार वे छुट्टियों में मेरा इंतजार करेगी और मैं थोड़ी लंबी छुट्टियों प्लान कर सकूं तो अच्छा होगा। कोई खास वजह माँ? अरे नहीं, खास क्या होगी, बस ऐसे ही तेरे साथ रहने को दिल कर रहा था। क्या पता कितना जीना और शेष है। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। तेरे भैया भाभी को भी इसी दौरान रहने को बुला लिया है। सब साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो अच्छा लगेगा। पहली बार माँ की दुनिया अलग नहीं, थोड़ी अपनी सी महसूस हुई। उनका दर्द अपना दर्द लगा। हाँ माँ, ज़्यादा छुट्टियाँ लेकर आने का प्रयास करूँगी। कांता भाई ने मुझे भी मालिश करवानी है। आजकल मुझे भी अर्थाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। आपके हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाने का भी बहुत मन हो रहा है। गोभी गाजर वाला अचार भी डालकर रखना। माँ प्रत्युत्तर में उधर चुप्पी छाई है तो मैं समझ गई कि भावनाओं की आवेग ने हमेशा की तरह माँ का गला अवरुद्ध कर दिया है। जल्द मिलते हैं माँ। माँ की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया था। अगले सप्ताह एक लंबी छुट्टी अरेंज कर जल्दी ही उन्हें आने की सूचना भी दे दी। टेंशन अब माँ बाबा दोनों को मुझे लेने आया देख मैं हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि उनके गिरते अवस्था को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे कभी भी मुझे लेने छोड़ने आने की औपचारिकता में नहीं पड़ेंगे। बेमन से ही सही हुए मेरी हिदायत की पालना करते भी थे, पर आज अचानक वो भी दोनों जरा सा भी कुछ असामान्य देख इंसान का दिमाग हमेशा उल्टी ही दिशा में चलने लगता है। मेरी शक की सुई भी उल्टी ही दिशा में घूमने लगी। अवश्य ही बेड़ू को लेकर कोई बुरी खबर है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
बीड़ू की कोई खबर बेटी ठीक है? ना, वह मैंने राहत की सांस ली। आपको तो मालूम ही है ना अम्मा, कोई खबर नहीं, मतलब सब कुशल ही होगा। एक बहुत अच्छी खबर है, मैं एक प्यारे से गुड्डे की परनानी और तू नानी बन गई है। माँ की नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी, जहाँ एक के बाद एक रंग आ जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ किस बात कर रही थी? हमारी रेनू ने 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया है। वह यही है घर पर हमारे पास। क्या आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने तुझे यह तो बता ही दिया था कि वह रोजर नाम के किसी लड़के के साथ रह रही थी। हाँ, पर यह सब नहीं बताया था। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। बेटी, तेरे गुस्से से वह घबरा गई थी। फिर उसे यह भी ख्याल था कि तू अभी बिल्कुल अकेली रह रही है। बीड़ू भी इतने खतरनाक मोर्चे पर तैनात हैं, तो तू ऐसे ही बहुत परेशान होगी। पर माँ, उसे तुझे तो बताना था। मेरी आंखों के सम्मुख उसका पीला दुबला चेहरा घूम गया।